आज हम पढ़ने जा रहे हैं पाठ 7 मकान के मारे। बहुत से लोग ऐसे हैं जो मकान के मारे मारे रहते हैं, यानी जिनके पास मकान नहीं होता और उसके लिए इन्हें बहुत सारी बातें सुननी पड़ती हैं जो गलत होती है। तो आइए इस छोटे से पाठ पर नजर डालते हैं कि किस तरह से लोग मकान की वजह से मारे मारे होते हैं। प्रस्तुत निबंध के लेखक श्री गोपाल प्रसाद व्यास हैं। आपकी गणना हिंदी के श्रेष्ठ हास्य व्यंग्यकारों में की जाती है। आपने हास्य व्यंग्य से पूर्ण ढेरों कविताएं और निबंध लिखे हैं। इस निबंध में मकान की तलाश में घूमते लोगों की पीड़ा को व्यक्त किया गया है। तो जो लोग मकान की तलाश में घूमते रहते हैं उनकी पीड़ा को हम इस पाठ में पढ़ेंगे। मकान की खोज में उन्हें तरह तरह के अप्रिय और नितांत निजी प्रश्न पूछे जाते हैं। लेखक ने मकान के मारे लोगों के दर्द को हास्य व्यंग्यात्मक शैली में चित्रित किया है। दिल्ली में मकान खोजते खोजते आज 3 साल हो गए, मगर मकान क्या हुआ, एक मुसीबत हो गई। नई दिल्ली और कर्नाट पैलेस के ऊंचे ऊंचे महलों से लेकर शहर की सीमा में स्थित जितनी भी गंदी और उजली गलियां हैं, उन सब की चरण रज हम अपने शीश पर चढ़ा चुके हैं। लेकिन तकदीर ऐसी होती है कि सब जगह से एक ही टका सा जवाब मिलता है जी अभी तो कोई खाली नहीं है। तो क्या है कि वो दिल्ली से कर्नाट पैलेस तक सब ऊंचे ऊंचे महलों में, छोटी छोटी गलियों में, बड़ी बड़ी गलियों में सब जगह मकान खोजते रहे, लेकिन सब जगह एक ही टका सा जवाब मिलता था कि अभी तो कोई भी मकान खाली नहीं। कभी कभी हम सोचते हैं कि इतनी लगन यदि हमने पिछले 2 स्वदेशी आंदोलनों में दिखा दी होती तो आज कैसा मकान कहीं के एमएलए हो गए होते। तो वो सोचते हैं कि अगर इतनी ही लगन हमने पिछले 1-2 स्वदेशी आंदोलनों में दिखा दी होती तो क्या होते, आज हम कहीं के एमएलए होते, हमें मकान की जरूरत नहीं होती। तब हमको क्या, हमारे रिश्तेदारों तक वे कोठियां अलॉट हुई होती कि लोग भौचक्के रह जाते, या गोसाई तुलसीदास जी की तरह हमें भी अपनी पत्नी का व्यंग्य बाण लग गया होता। हालांकि उनकी तरफ से इस काम में कभी कोई जानबूझ कर चूक नहीं हुई और हमने भी जंग सरसारी छोड़कर हरी से हेट किया होता तो विश्वास मानिए कि योगियों के ध्यान में न आने वाले वह परमात्मा भी हमारे अखंड तप से पिघल गया होता और मकान की तो क्या चली, हम त्रिलोकी का राज्य पा गए होते। फिर हमें घर गृहस्थी बसाने के लिए यूं किसी दड़वे की जरूरत नहीं पड़ती। क्या है, अभी घर गृहस्थी बसाने के लिए उन्हें ऐसे मकान की जरूरत नहीं पड़ती। तो वो अपनी तुलना करते हैं कि अगर वो किसी स्वदेशी आंदोलन में ऐसे भाग ले लेते या किसी राजनीतिक दल का हिस्सा होते तो क्या है, उनके पास बंगला होता, कोठी होती और क्या है, उनके पास सब चीजें होती और इन्हें इस तरह से मारा मारा नहीं फिरना पड़ता। आपसे क्या छिपाएं, जितने भी रिश्तेदार हैं या जिन्हें रिश्तेदार बनाया जा सकता है, सच मानिए उन सब के घर 10-10, 15-15 दिन ठहर कर हमने अपनी नई व पुरानी सब रिश्तेदारियां खत्म कर डाली है। अब तो हाल यह है कि भूले भटके अगर किसी दिन हम कहीं उनसे मिलने भी जा निकलते हैं तो उनकी पत्नियां पति को डांट कर अंदर से ही कहलवा देती हैं वे तो बाहर गए हैं। तो क्या था कि उनके जितने भी रिश्तेदार थे सबके यहाँ पर वो 10-10, 15 दिन ठहर कर ऐसे आ गए कि अब उनकी कोई भी रिश्तेदार नहीं बचे। और अब तो अगर भूले भटके किसी के घर 1-2 दिन के लिए भी चले जाते हैं तो अंदर से उनकी पतियां क्या थी, अपने पति को डांट कर कहलवा देती हैं कि अब वो घर पर नहीं है, कहीं बाहर गए हैं। अब तो शहर की धर्मशालाओं के मुंशी, मैतर और चौकीदार पर ही हमारी दिल्ली बसी हुई है। जिस दिन इनकी आंखें फिर गई बस उसी दिन से हमारे लिए संसार सूना हो जाएगा। इन लोगों से जैसे हमारे ताल्लुक हैं वैसे आपके सगे भाइयों से भी नहीं मिलेंगे। वो भी क्यों नहीं, जब एक एक धर्मशाला में 3-3 दिन नियम से और 10-10 दिन धांधली से हम डेरा डाल चुके हैं। तो ये मुंशी, महतर और चौकीदार भला हमें नहीं पहचानेंगे तो और किसे पहचानेंगे। तो अब क्या थे, वो वहाँ पर धर्मशाला जो थी उसमें ही डेरा डालते थे। कितनी ही बार तो ऐसा हुआ कि दिन भर दफ्तर में काम करने के बाद हम रात को गुरुद्वारे में जा सोए और सुबह सत श्री अकाल कहकर वहाँ से कड़ा प्रसाद प्राप्त करके खिसक आए हैं। तो बहुत बार उन्होंने गुरुद्वारों में भी रात गुजारी है और सुबह के टाइम वहाँ पर क्या है, सत श्री अकाल बोलकर कड़ा प्रसाद लेकर वहाँ से निकल आते हैं।
हाँ, अभी फुटपाथ पर सोने की नौबत नहीं आई, पर हमारी तकदीर का अगर यही हाल रहा और भगवान की ऐसी ही कृपा बनी रही कि दिल्ली में इसी तरह आम भर्ती होती चली गई, तो वह दिन दूर रही कि जब हम बिस्तर बगल में दबाए किसी फुटपाथ की तलाश में अंधेरे में निकल पड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अभी तक तो फुटपाथ की नज़र नहीं आई, लेकिन ज़्यादा दिन ऐसे दूर नहीं है। अगर ज़्यादा टाइम तक ऐसे ही दिल्ली में ऐसे ही रहा, भर्ती ऐसी भर्ती होती रही, तो क्या है, वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है कि हम अपना बिस्तर बगल में दबाए फुटपाथ की ओर निकल पड़ेंगे। यह नहीं कि हमने मकान की तलाश में कहीं कसर छोड़ दी हो या अपनी सिकर के ला रहे हो। सच तो यह है कि कोई ICS या PCS के इम्तिहानों में भी क्या तैयारी करके बैठता होगा कि जिस सूझबूझ और तत्परता से हम मकान की खोज में निकलते हैं। वो अपना कंपैरिजन करते हैं ICS और PCS के एग्जामों की तरह कि लोग उसमें भी इतनी तैयारी करके नहीं बैठेंगे जितनी सूझबूझ और तैयारी के साथ हम मकान की तलाश करने के लिए निकलते हैं, लेकिन उन्हें कोई मकान नहीं मिलता। दोस्तों की बात तो छोड़ दीजिए, मिलने जुलने वालों और जिनसे थोड़ी सी भी राम राम या दुआ सलाम बाकी है, उन सब से हम दिन में 3 बार पूछ लेते हैं कहीं कोई सुराग मिला। वो सबसे पूछते रहते हैं जिनसे भी दिन में बातचीत होती है कुछ है, उनसे कई बार पूछ लेते हैं कि कहीं कोई सुराग मिला, यानी कहीं कोई मकान मिला तो ज़रूर बताइए। और जैसे ही कहीं हमें अपनी तकदीर कुछ खुशखुशाती नज़र आती है, यानी पता चलता है कि कहीं कोई मकान खाली हुआ है या फिर होने वाला है, हम उसके पास ऐसे ही मंडराने लगते हैं जैसे कि चुनावों के दिनों में हमारे भाई बहन आँख के अंधे और गांठ के पूरे उम्मीदवारों के पास आ मंडराते हैं। तो जैसे ही उन्हें कहीं पता चलता है कि कहीं कोई मकान खाली है या फिर खाली हो रहा है, तो वो तुरंत वहाँ पर पहुँच जाते हैं उसकी तलाश में। शायद भारतीय पुलिस के CID वाले भी अपने फरार मुजरिम का पता इस होशियारी और मुस्तैदी से नहीं लगाते होंगे जिस लगन और सफाई से हम खाली मकान के मालिक का ही नहीं, भाई भतीजे साले ससुरों तक की खोज खबर ले आते हैं और तरह तरह से अपनी बातों और सिफारिशों का जाल उस पर बिछा देते हैं। लेकिन साहब क्या बताएं, ऐसे भीम प्रयत्नों के बाद भी हमारा मोर्चा अभी तक जम नहीं पाया और हमारी गोली हर बार खाली ही जाती है। तो इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्हें हमेशा निराशा ही मिलती है, उन्हें कभी कोई उनकी तलाश सफल नहीं हो पाती। उस समय की हमारी हालत का आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि जब मकान रूपी लंका की खोज में हम न जाने किन किन सुरसाओं के मुंह से निकलकर त्रिकुट पर्वत पर पहुंचते हैं और इससे पहले कि हम मशक समान रूप धारण करें, हमें पता चलता है कि वह सोने की पूरी तो पहले ही लुट गई, अर्थात मकान हमारे पहुंचते पहुंचते ही गिर गया है। और हमें बड़े अफसोस के साथ कहा जा रहा है, जी आप कल नहीं आए, नहीं तो वह आपका ही था। तो क्या है, बड़ा ही दुख होता है जब वो इतनी मुश्किल से इतनी कठिनाइयों के साथ उसके पास पहुंचे हैं और वो लोग ये कह देते हैं कि आप थोड़ा देर हो गई आपको, और अभी कल ही ये मकान चढ़ा है, आप एक दिन पहले आते तो ये मकान आपका होता। हमने उसे अपने लड़के के साले के भाई के भतीजे को अभी उठा दिया है। तो वो क्या कहते हैं कि हम इतने लंबी चौड़ी रिश्तेदार निकाल कर कहते हैं कि उसको हमने ये मकान अभी ही उठा दिया है। तो मैंने कहा दिल्ली में सब कुछ है पर मकान नहीं, यहाँ 4 पहर लक्ष्मी बरसती है पर गृह लक्ष्मी को टिकाने के लिए 4 हाथ जगह नहीं। तो इस पर लेखक कहते हैं कि दिल्ली में है तो सब कुछ पर मकान नहीं है, वहाँ पर चारों तरफ लक्ष्मी तो बरसती है लेकिन गृह लक्ष्मी को टिकाने के लिए वहाँ पर कोई भी हाथ जगह नहीं है। नौकरियां दिन में 3 की जा सकती हैं और 6 छोड़ी जा सकती हैं। सच कहता हूँ कि अंग्रेजों के ज़माने में राय बहादुरी का मिलना भी इतना कठिन नहीं था जितना इस समय छोटे से मकान का मिलना कठिन हो गया था। तो वो अपना कंपैरिजन अंग्रेजों के साथ करते हैं कि उस समय में राय बहादुरी का मिलना भी इतना कठिन नहीं था जितना आज के समय में मकान मिलना कठिन हो गया है। अभी ताजी परसों की बात है, हम एक नई बस्ती में खाली मकान का सुराग पाकर पहुंचे। दीवारों पर बार बार दस्तक देने और चीखने चिल्लाने पर मकान मालिक मुश्किल से निकले और बिगड़ते हुए से बोले, क्यों, क्या काम है? जी मैंने कहा, कोई मकान खाली सुना है? मकान मालिक चिड़चिड़ा कर बोले, सुबह से शाम तक मकान, यहाँ कोई मकान खाली नहीं है। लेकिन जैसे चिकने खड़े पर पानी की बूंद नहीं ठहरती, वैसे ही इन उत्तरों को सुनते सुनते हम भी एक
पक्के ही हो गए। तो क्या है, ये बातें सुन सुनकर वो पक गए थे, लेकिन क्या करते, उनकी मजबूरी थी, उन्हें तलाश करनी पड़ रही थी। हमने और भी विनम्र होकर कहा, जी ठीक है, नहीं होगा, पर वह जो आपने नाना छदामी मन है ना, उन्हें ने भेजा है और कहा है कि नाना बदामी मन से मेरा नाम लेना, दादाजी बड़ी मेहरबानी होगी। तो अब वो क्या है, वो किसी का रेफरेंस देते हैं कि मुझे उन्होंने भेजा है और उनके पास जाके मेरा नाम ले देना। नाना जी ने बड़े ध्यान से हमें ऊपर से नीचे तक देखा, मानो शहर कोतवाली में दीवान साहब किसी नामी गुंडे की शिनाख्त कर रहे हो। फिर थोड़ी देर सोचकर बोले, अंदर आइए। सतयुग में जब गज को ग्रह ने ग्रसा था और उसने सूंड ऊंची करके हरि भगवान से टेर लगाई थी कि हे ऐशरण शरण भक्त वत्सल प्रभु, तुम ही हो दीनानाथ, अब तो तेरे सिवा कौन है मेरे कृष्ण कन्हैया। ठीक उसी तरह ही मैंने संकट मोचन नाम तिहारों का पाठ करते हुए कहा कि हे पवन पुत्र, अब तू ही बचा नाज मेरी और बैठ इस लाला के घट में। तो क्या है, उन्होंने इतनी प्रार्थना की, उन्होंने संकट मोचन नाम तिहारों का पाठ किया हनुमान जी का और कहा कि हे पवन पुत्र, अब इस लाला के मठ पर तुम ही बैठ जाओ और किसी तरह से इसी के मुंह से ये कहलवा दो कि मकान खाली है। अंदर ले जाकर लाला ने हमें अपने नलाइन के सामने खड़ा कर दिया। बोले, यह मकान चाहते हैं, बात कर लो इनसे। तो अब उन्होंने क्या किया, अपनी नलाइन अपनी पत्नी के सामने लाकर खड़ा कर दिया और बोलने लगे कि देख लो, ये मकान चाहते हैं, इनसे बात कर लो। खजूर से गिरा तो बबूल में अटका। लाला जी से तो हनुमान जी विजय दिला भी सकते थे, पर नलाइन के सामने तो हमें उनकी भी नानी पूछ करके दिखाई दी। घूंघट सरका कर मकान मालकिन बोली, जी आपकी शादी हो गई है। प्रश्न सुनकर मैं सन्नाटे में आ गया, आखिर नलाइन का मतलब क्या है। कुछ देर बाद जब अकल ठिकाने आई तो मालूम पड़ा कि नलाइन न तो पहली ही बार में हमारी धरती की शादी होती, पर वह तो यूँ कहिए कि हमारे पिताजी बड़े बुद्धिमान थे। उन्होंने आज के खतरे को 16 साल पहले ही अनुभव करके हमारी चाय बाई बचपन में ही कर दी थी। तो क्या था, वो परेशान थे, मतलब ये बात सुनकर उन्हें बहुत ही अचंभा हुआ। तो इस बात में उन्हें लगा कि उनके पिताजी बहुत ही बुद्धिमान थे कि उन्होंने 16 साल की उम्र में ही उनकी शादी करा दी थी। हमने सीना तान कर कहा, जी भगवान की कृपा से 2 बच्चे भी हैं। फिर पूछा, आपकी बहू लड़ाका तो नहीं है। हमने अपने मन में कहा कि लड़ाका तो ऐसी है कि उसके मारे अच्छा खासा घर छोड़कर दिल्ली देखनी पड़ी है। तो वो अपने मन में कहने लगे कि वही लड़ाका तो है कि उसके मारे उन्हें अच्छा खासा अपना घर छोड़ के यहाँ पर दिल्ली देखनी पड़ी है। पर प्रकट में नलाइन से कहा, जी बिल्कुल गऊ है, गऊ भले घर की लड़की है, सीधे मुंह उठाकर बात करना भी नहीं आता। लेकिन यहीं तक गनीमत नहीं थी, सेठानी के प्रश्नों की बौछार जारी थी। बच्चे उद्यमी तो नहीं है। अब वो बच्चों के बारे में पूछने लगी कि बच्चे तुम्हारे उद्यमी तो नहीं है, आप प्याज तो नहीं खाते, पंजाबी तो नहीं है, कहाँ काम करते हैं, कितनी आमदनी हो जाती है, अब तक कितने मकान बदले हैं, आपके यहाँ मेहमान तो नहीं आते, आदि आदि। उसने क्या करा, इन प्रश्नों की बौछार ही कर दी कि आपके यहाँ कोई मेहमान तो नहीं आते, आपने कितने मकान बदले हैं, आप कहाँ काम करते हैं, आपकी कितनी सैलरी है, और क्या है कि आप कुछ प्याज व्याज तो नहीं खाते, आप पंजाबी तो नहीं है। तो इतनी सारी प्रश्न उसने उससे कर डाले। फिर कहा, जी बहू बेटियों का घर है, हम तो भले आदमी को ही अपने यहाँ बसाते हैं। और देखिए बाबूजी, यह बात पहले से सुन ले, छतें सब झाड़नी पड़ेंगी, जीना आंगन सब आपके जिम्मे हैं। और देखिए मकान की मरम्मत आप कराएंगे कि पीछे आप कहे कि यह लगवा दो, यह टूट गया, यह फूट गया। तो उसने इतनी सारी शर्तें रख दी कि भाई यहाँ से सफाई भी करनी पड़ेगी, घर आंगन ये जीना बीना सब साफ भी करना पड़ेगा, और क्या है मकान की मरम्मत भी आप ही कराएंगे। कभी आप बाद में कहें कि ये टूट गया ये लगवा दो, या फिर ये बेकार हो गया ये करा दो। आप जानते हैं कि गरज बावली होती है, जैसे कि तय था। इन सब बातों का उत्तर हाँ में ही दिया गया, क्योंकि उन्हें गरज थी, उन्हें मकान चाहिए था, तो इसलिए उन्होंने हर चीज़ के लिए हाँ कर दिया। हम समझते थे कि बस मैदान मार लिया, लेकिन हमें क्या पता था कि अभी हल्दी घाटी का संग्राम बाकी है।
लाला जी जो अभी तक गुम बने बैठे थे, अब उनकी चोंच खुली, कहने लगे, देखिए बाबू साहब, हम किसी बाहर के आदमी को मकान नहीं देते, पर क्योंकि आप लाला छदामी मन के भेजे हुए हैं, सो ऐसी बात है कि आपको इनकार भी नहीं किया जा सकता। तो क्या है, लाला जी की भी जुबान खुली, वो भी बोलने लगे कि हम किसी भी व्यक्ति को, बाहर के व्यक्ति को अपना मकान नहीं देते हैं, लेकिन आप लाला छदामी बल के भेजे हुए हैं, इसीलिए आपको हम ये मकान दे रहे हैं। हमने समझा कि शायद हमारा बृहस्पति जोर मार रहा है, लेकिन कुछ क्षणों बाद लाला बदामी मल ने फिर कहा, देखिए जी, हम लड़ाई झगड़े वाले आदमी नहीं हैं, जो बात तय हो जाती है उस पर बाद में झगड़ा टंटा नहीं करते, तो एक बार में ही बात तय कर लेते हैं। हमने श्रद्धालु भक्त की भांति गर्दन झुका ली और उनके प्रवचन को आकंठपान करते हुए फिर उन्होंने पलकों को 2-3 बार झपकाकर ओंठों को पहले सिकोड़ा और फिर उन्हें आगे फैलाकर अपने चारों ओर देखते हुए धीरे से कहा, हम कोई लिखा पढ़ी नहीं करेंगे, किराए की रसीद भी नहीं देंगे, मकान जब चाहेंगे तब खाली करा लेंगे। अब उन्होंने एक नई बात बता दी कि हम किसी भी लिखा पढ़ी को नहीं जानते, हम कुछ भी नहीं करेंगे, ना कोई मकान की रसीद देंगे, ना कुछ लेंगे, जब हमारा मन होगा हम मकान खाली करा लेंगे। भला मैं चाहकर भी इस पर आपत्ति कैसे कर सकता था। लाला जी कहते गए, ऊपर 2 कमरे हैं, किराया भी मामूली है, यही 6-6 हज़ार रुपये, वाटर टैक्स अलग, बिजली का टैक्स अलग, जमादार का महीना अलग, फिनाइल के दाम अलग, आपको छदामी मल ने भेजा है, नहीं तो एक एक कमरे के 10-10 हज़ार रुपये लग चुके हैं। तो वो बताते हैं कि 6-6 हज़ार रुपये में कमरे हैं ऊपर के, लेकिन आपको छदामी मल ने भेजा है, इसीलिए आपके 6 हज़ार रुपये वरना 10-10 हज़ार रुपये इस कमरे के लग चुके हैं। बाकी वाटर टैक्स अलग, बिजली टैक्स अलग, जमादार का अलग, फिनाइल का अलग, ये सब आपको देना होगा। आप जैसे भले आदमियों से अधिक लेना शोभा नहीं देता। मकान आप जानते हैं, लड़ाई में बनवाया था, 25 लाख टूट गए, कोई और काम तो अपने यहाँ नहीं होता, बस 50 हज़ार ही और दे दीजिए। गुब्बारे की डोरी खुल जाने पर जैसे उसकी फूंक सरक जाती है, वैसे ही लाला जी की महाप्राण बातों को सुनते सुनते हमारी छाती बैठ गई थी। फिर भी हमने जोर लगाकर और पूछा, जी यह 50 हज़ार रुपये क्या किराए की पेशगी के हैं? अब उन्होंने जो 50 हज़ार रुपये मांगे थे वो एडवांस के तौर पर, पेशगी के तौर पर उन्होंने मांगे थे। बोले, अजी आपसे क्या पेशगी लेंगे, भले आदमी किसी का पैसा नहीं रखते, आजकल 50 हज़ार रुपये होते ही कितने हैं? मैंने डरते डरते पूछा, तो आपका मतलब पगड़ी से है? तो वो क्या है, पगड़ी के तौर पर 50 हज़ार रुपये लेना चाहते थे, यानी जब आप मकान खाली करेंगे तो आपको ये पैसे रिटर्न कर दिए जाए, वापस कर दिए जाएंगे। तो बोले, आप इसे पगड़ी कहते हैं? राम राम अजी, यह तो नए मकान की मुंह दिखाई है बाबूजी, वह भी आपकी खातिर, नहीं तो इतने कम किराए की और ऐसे आलीशान मकान दिल्ली में आपको दूसरा नहीं मिल सकता। वो भी वो कहते हैं कि ये पगड़ी नहीं है, ये तो मकान की मुंह दिखाई हुई। तो वो कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कि ये तो किराए के हैं, वरना ऐसा आलीशान मकान आपको दिल्ली में और कहीं भी नहीं मिलेगा। उस आलीशान मकान की बात कुछ न कहना ही अच्छा होगा। कच्चा फर्श, टूटी छत, कमरे ऐसे आलीशान कि जिनमें कोई अलमारी नहीं, विंडो नहीं, लंबे चौड़े इतने कि 2 खाटे मुश्किल से बिछ सके। वो ऐसा ही आलीशान मकान था, वो टूटा फूटा। दबी बिल्ली जैसे चूहे से कान कटाती है, वैसे ही हम वहां से उठकर चले आए हैं और सारी झुंझलाहट कलम के सहारे बेकार कागजों पर उतार आए हैं। आप इसे पढ़कर हंसेंगे, कुछ को शायद हमारे हाथ पर हमदर्दी भी हो जाए, लेकिन धर्मशाला में लौटकर अपनी श्रीमती जी को हम क्या उत्तर देंगे, यह अभी तक समझ में नहीं आया है। क्या है, वो परेशान होकर वहां से निकल गए, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आया कि वो अब अपनी धर्म पत्नी को क्या ही उत्तर देंगे, क्या जवाब देंगे, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। तो इस तरह ये जो लेखक थे यहाँ पर क्या है, मकान की तलाश में दर बदर इधर उधर भटकते रहे, उन्हें मकान दिल्ली में नहीं मिला। तो दिल्ली में क्या है, मकान के मारे बहुत लोग हैं जिनको मकान नहीं मिल पाता, और बहुत सारी शर्तें होती हैं जिनको मानना समझना आपके बस की बात नहीं होती। तो इस पाठ में हमने यही पढ़ा है कि
कई बार इंसान मकान के मारे मारे इतना बेबस, इतना लाचार हुआ फिरता है कि उसे ठीक से कोई मकान नहीं मिलता। अगर कोई गलती से मिल जाता है तो उसके लिए इतनी सारी शर्तें होती हैं कि वो समझ नहीं आता उन्हें कैसे पूरा करे। तो बच्चों, ये कहानी, ये पाठ हमारा यहीं पर खत्म होता है। अब अपने नई क्लास में मिलेंगे अपने नए पाठ के साथ। धन्यवाद।